Hello everyone, welcome back to Understand UPSC. Welcome back to the channel. So, by far, we have done two lectures in the CSAT series in which we have discussed the 2021 papers reading comprehension, and today in this third lecture we will be discussing quant and reasoning of 2021. Okay, here I'll not be just telling you how to solve the quant and reasoning questions with very ease, but also how to implement the three list strategy about which I told you in the strategy video, in the video just before this particular video. And this particular strategy is liked by most of you, which is very evident in the floods of comments that I have got, that it is the most practicable and implementable strategy around. Yes, it is. So, in this particular lecture, I will not just be telling you the basic minimum conceptual understanding that is required to clear CSAT with ease, but also how to avoid various pitfalls. Now, these pitfalls are when you get very low hanging fruits, very easy questions incorrect and lose on to marks. We cannot have that. We will have to get those questions correct. I'll tell you what are the pitfalls that you need to avoid. This is very important. Also, I will tell you about some types of questions which will be repeated in the upcoming prelims examination. Obviously not directly, but the type will be repeated and how you can maximize your score in this particular thing. देखो यार, मैं कोई सीसेट का टीचर नहीं हूँ, तो मैं आपको ना ये नहीं बताऊंगा कि क्या ट्रिक लगा लो या क्या फॉर्मूला लगा लो. नहीं, मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ चीज़ों में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लगती है. वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको सबसे सिंपल बेसिक तरीके से कैसे मिलेगी वो आपको दूंगा मैं. ये मेरा बेसिक फंडा है. नहीं तो इतने वीडियोस भरे पड़े हैं फॉर्मूलाज पे, इतनी बुक्स लिख दी हैं लोगों ने, अगर उसी से होना होता तो हो जा रहा था. ठीक है, कचरा है वो सब इन वेरी गुड टर्म्स. ठीक है, तो उस वेस्ट से इस वेल्थ पे आते हैं, थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं. चलिए, अच्छा हाँ, बिफोर आई बिगिन देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. देयर इज़ अ लेक्चर coming up on Sunday, that is tomorrow, 14th of May at 8 p.m, where I will be discussing my GS 2022 paper with you guys. The original paper, the raw paper. मैंने क्या मार्क किया, क्या नहीं किया, where did I underline, where did I circle, which tricks did I caught, which tricks did I apply, everything, and how I end up clearing the prelims examination. I'll be discussing this at sharp 8 p.m. See you all. Please इसको मिस मत करिएगा. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वाकई में इंपॉर्टेंट है. इट इज़ नॉट अ क्लिक बेट, ये वाकई में इंपॉर्टेंट है. ठीक है, मिस मत करिएगा इसको. चलिए, नाउ आई विल नॉट टेक मोर ऑफ योर टाइम एंड लेट्स डायरेक्टली जंप ऑन टू द सेक्शन. अगर अभी आपको पता नहीं है थ्री लिस्ट स्ट्रैटेजी क्या है, कोई बात नहीं है, वीडियो देख लो, समझ में भी आ जाएगा इंप्लीमेंट कैसे करनी है. और अच्छे से जानना होगा तो पिछली वीडियो देख लेना, पूरा डिटेल में बता रखा है कितने टाइम में क्या करना है, क्या नहीं करना है, आरसी ये वो सब. खैर, अब चलो शुरू करते हैं. सो ये पहला क्वेश्चन है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, जो कह रहा है कि 3 to the power 2019 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा. मुझे नहीं पता, मुझे क्वेश्चन करना नहीं आता है. ठीक है, कोई इसमें ईगो पे लेने वाली बात नहीं है. नहीं आता है, नहीं आता है, ये लिख दिया इस पर टी माने टफ. नहीं चाहिए, नहीं चाहिए क्वेश्चन, स्किप कर दिया क्वेश्चन मैंने. चलो नेक्स्ट पे. एक नंबर दिया है, कह रहा है कि 7 से डिविजिबल है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट पी. जब हम इस नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू, तो मतलब रिमाइंडर 0 हो जाता है, कंप्लीटली डिविजिबल है. अब इसमें पी को फिट करना है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैं इस पर सबसे पहले लिख दूंगा ईजी, उसको साथ साथ अटेम्प्ट कर लूँगा. इसमें कुछ नहीं करना. ये जो एक आपके सामने नंबर लिखा हुआ है, इसको आपको क्या करना है, बस डिवाइड कर देना है 7 से. चलो करो, मेरे साथ ही कर लो. ओके, सो 7 5 ज़ा 35, 2 यहाँ चले गए. 7 4 ज़ा 28, एक यहाँ चला गया. 7 2 ज़ा 14, 4 यहाँ चले गए. 7 5 ज़ा 35, 6 यहाँ चले गए. 7 8 ज़ा 56, 6 यहाँ चले गए. 7 9 ज़ा 63. अब देखो 2 यहाँ चले गए. ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई. तो यहाँ से क्या समझ में आया कि 4 ये इतने पे डिवाइड करने के बाद ये यहाँ तक खत्म हो जा रहा है और एक 2 करके कुछ बच रहा है. ओके, क्लियर. सो नाउ इसके आगे वी हैव 2 p 3 6 9, राइट. दिस इज व्हाट इज नाउ रिमेनिंग. अब इसको हटा दो. नाउ जस्ट सी कि ये 2 को आप यहाँ रखो, 2 p 3 6 9. 1 को अगर अप्लाई करें तो दिस विल बिकम 2 1 3 6 9. क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 3 21, 7 5 35, नहीं 19 बचेगा लास्ट में. 19 नहीं डिवाइड होता 7 से कम्प्लीटली. चलो 6 रख के देख लो. 2 1 3 6 9, सॉरी 2 6 3 6 9 डिवाइड बाई 7.
7 ये 21, 5 53, 7 7 ज़ा 49, 4 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, यस 3767 कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। इतना ही आपको जानना था। आपकी पी की वैल्यू क्या आ गई, ये आपकी पी की वैल्यू आ गई। क्या है ये वैल्यू, 6। ओके, सो द आंसर हेयर इज 6। नाउ लिसन टू दिस केयरफुली, व्हाट इज द पिटफॉल इन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, या फिर आपको क्या इसमें ध्यान रखना है व्हेन एवर दिस क्वेश्चन कम्स। डिवीजन जो है वो बहुत ध्यान से करना। कई बार ऐसा होता है कि आप क्योंकि प्रेशर में होते हो तो आप मिस्टेक कर देते हो। इसके लिए आपको अगले 15 दिन क्या करना है, अपने हेड में थोड़ी टेबल्स रिपीट करते रहो। ठीक है, 7 8 56, 7 7 49, डेली एक बार ऐसे टेबल्स कुछ रिपीट कर लो ताकि आप कुछ बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो। टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और प्लीज़ ईगो पे मत लो कि यार मेरी इतनी एज है, मैं टेबल थोड़ी पढ़ता फिरूंगा अब। प्लीज़ डोंट डू दीज थिंग्स। ठीक है, जस्ट सुबह उठे हल्की सी टेबल दिमाग में चला ली, रात को सोने से पहले चला ली, कभी भी चला ली। कुछ कुछ जो टफ कुछ टेबल्स होती हैं जो ना याद रखनी है, 7 की रखनी है, 11 की रखनी है, सॉरी 12 की, 13 की। ठीक है, ऐसी कुछ कुछ टेबल्स बस दिमाग में रखो, हेल्प होंगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, कैलकुलेशन तेज हो जाएगी। ओके, सो डिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डिवीजन इसमें गलत कर दोगे, आप ना सिर्फ एक इजी क्वेश्चन मिस आउट करोगे, रेदर आप नेगेटिव में जाओगे। सो क्वेश्चन ये इजी है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू अवॉइड द पिटफॉल। आगे बात समझ, आइडेंटिफाई करना आ गया इजी क्वेश्चन एक, ये टफ था, इसको स्किप कर दिया। चलो अगला देख लेते हैं। 1 जनवरी को पेट्रोल का प्राइस कुछ था, फिर उसके बाद बोल रहा है कि आगे mth डे पे कुछ पेट्रोल का प्राइस हुआ और फलाना फलाना करके कब इनके प्राइसेस इक्वल होंगे। ठीक है, ओके, व्हाट माय इशू इज़ कि मुझे नहीं आता है कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व करना। तो मैं पहले इंस्टेंस में इसको क्या करूंगा, ऑप्शंस देख रहा हूँ मैं। एक बार मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे समझ में आया कि ये क्वेश्चन कैलेंडर्स का है, कुछ कुछ इसमें डेट्स चाहिए, मैं इस पर टी लिख दूंगा। ओके, नो आई डू नॉट वॉन्ट टू डू इट, मुझे नहीं करना है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक सर्टेन डेट निकलेगी यहाँ पे, फिर मुझे वो डेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मुझे करना ही नहीं है। ठीक है, आई डो नॉट हैव एन ईगो, मैं घर से अपनी थर्ड लिस्ट में डाल के लाया हूँ कैलेंडर्स के क्वेश्चंस को, तो मैंने इस पर टी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अ बायोलॉजी क्लास एट हाई स्कूल प्रेडिक्टेड दैट अ लोकल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स विल डबल इन साइज एवरी 12 ईयर्स। अभी देखो, ये देखने से समझ में आ रहा है कि कुछ समथिंग अराउंड नंबर सिस्टम है। ठीक है, ईजी है मेरे लिए, मेरी कैटेगरी में आता है, कर लेता हूँ सॉल्व। The population at beginning of the year 2021 was estimated to be 50 animals. If P represents the population after n years, then which one of the following equation represent the model of the class for the population? अभी देखो, देखने से कितना टफ लग रहा है, जिसको नंबर सिस्टम नहीं आता उसको कितना टफ लगेगा ये। मैं आपको बताता हूँ कैसे बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व होगा। इसने ना इसी क्वेश्चन में हिंट दे दिया है, देखो क्या बोला है इसने, 12 साल में डबल हो जाएगी। ठीक है, तो जब स्टार्ट हुई तब कितनी है, जब स्टार्ट हुई 2021 में, तो 50 एनिमल है। ठीक है, 12 साल में ये बोल रहा है डबल हो जाएगी, तो मतलब 12 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 100। अब ये बोल रहा है 100 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूले लगा दो। तो जैसे सबसे पहले एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन इज 12 ईयर्स, ये रहा ना, तो 12 साल में डबल हुई है। अब बस ये फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है, 12 प्लस 50 इंटू 12, 50 इंटू 12 इज 60, 60 प्लस 12 612, नहीं हो रहा, 100 के इक्वल, तो ये नहीं आंसर, काट दो। 12 इंटू 12 144, 144 प्लस 50 194, नहीं हो रहा, काट दो। 2 टू द पावर 12 n, यानी कि 2 टू द पावर 12 इंटू 12, 2 टू द पावर 144, और फिर उसमें भी 50 की मल्टीप्लाई, वाह ये तो बिल्कुल भी 100 के इक्वल नहीं आ सकता, काट दो। तो यही आंसर हो गया। बाकी एक बार चेक कर लो, 50 इंटू 2 टू द पावर n बाई 12, n को रिप्लेस कर दो 12 से, 12 बाई 12 1, 50 इंटू 2 टू द पावर 1, 50 इंटू 2 100, 100 इज इक्वल टू 100, हो गया सॉल्व। बताओ क्या देर लगी। तो जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये आपके वाली कैटेगरी से है, अब आप अगर थोड़ा सा बस ध्यान दोगे तो आप इस टफ लुकिंग लाइक क्वेश्चन को भी सॉल्व करके अपने मार्क्स इंप्रूव कर लोगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन देखे अभी तक हमने सी सेट के, 4 में से मेरे से 2 सॉल्व हुए हैं। उन 2 की वजह से मुझे कितने नंबर मिल गए, 5 नंबर मिल गए, और मेरा नेगेटिव में एक भी नहीं गया। क्लियर हुई ये बात। तो इस तरीके से आप इजी क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करोगे। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या याद रखना है कि जब भी ऐसे कोई इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आए तो उसको सिंप्लीफाई कर लो। इसने खुद ही बोला ना, डबल हो जाएगा 12 साल में, अभी 50 है, पी जो है वो पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है, एन ईयर्स रिप्रेजेंट करता है, बताओ क्या है, तो वैल्यू डाल दो। पी की वैल्यू 100 तो एन की वैल्यू 12, बस ये देख लो कि ये किस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। कैलकुलेशन कामली करना, अपने पेपर पे जाते ही सबसे पहला काम करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज, जाते ही पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर लिखो कैलकुलेट कामली। ठीक है, फिर पेज टर्न करो, क्वेश्चन नंबर 80 के पीछे लिखो, या यहीं लिख लेना, फिल OMR
केयरफुली। ये दो मिस्टेक्स आप बिल्कुल नहीं कर सकते। OMR गलत नहीं भर सकते और कैलकुलेशन एरर नहीं कर सकते। सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग दीज थिंग्स करेक्टली। ठीक है, जाते ही पेपर के ऊपर लिख देना ये। चलो 9th क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया, 50% आर गर्ल्स, 30% ऑफ इंडियन स्टूडेंट आर गर्ल्स। अभी देखो ये वही है, कुछ कुछ नंबर सिस्टम जैसा सही है। ठीक है, मेरे लिए इजी है, मुझे पता है मैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कर लूंगा। लेट्स लुक। अब आप देखो कि मैं इसको आपको कितनी अच्छे तरीके से सिंपल सा करके समझाता हूँ। बोल रहा है एक क्लास में 60% बच्चे इंडिया से हैं। मान लो 100 बच्चे हैं उस क्लास में। ठीक है, 60 इंडिया से हो गए, तो अपने आप ही कितने हो गए, 40 हो गए फॉरेन से। अब बोल रहा है 50% स्टूडेंट गर्ल्स है, तो इस 100 में से 50 गर्ल्स हो गई और 50 बॉयज़ हो गए। ठीक है, आगे कह रहा है 30% इंडियन स्टूडेंट गर्ल्स है, तो 60 इंडियंस थे टोटल, इसमें से 30% जो है वो गर्ल्स है, तो 60 का 30% इज 18 और बॉयज़ कितने बचे 42। देन वॉट परसेंट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स आर बॉयज़। ये बस लास्ट का जो है ना, ये पिटफॉल है बहुत बड़ा। ये जो लास्ट में है ये ध्यान से पढ़ना कि ये पूछ क्या रहा है, कितने परसेंट गर्ल्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि कितने फॉरेन स्टूडेंट्स जो हैं वो लड़के हैं। ठीक है, अभी देखो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि टोटल 50 गर्ल्स थी और उसमें से 18 गर्ल्स इंडियन हैं, तो जो बाकी बची वो गर्ल्स फॉरेनर होंगी, तो बाकी कितनी बची 50 माइनस 18 यानी कि 32 गर्ल्स बची, तो 32 गर्ल्स फॉरेनर्स हैं, तो 40 में से 32 गर्ल्स हो गई फॉरेनर्स, मतलब 32 हो गई गर्ल्स और बाकी 8 हो गए बॉयज़, तो 8 आउट ऑफ 40 कितना परसेंटेज हो गया 20%। आपका आंसर कितना हो गया 20%। आई बात समझ, हो गया आइडेंटिफाई, क्लियर है ये पूरा कॉन्सेप्ट। बस ध्यान से पढ़ने की बात है। आपने क्या पढ़ा, आपने कुछ नहीं, बस सिंपल सा पढ़ा और इसको 100 मान लिया स्टार्टिंग में ही। 100 मान लिया, 60 स्टूडेंट्स इंडिया से, बाकी 40 फॉरेनर, 50 लड़के टोटल, 50 लड़कियां, इसमें से 18 लड़कियां यहाँ पे, तो 32 लड़कियां यहाँ पे, तो यहाँ पे बचे 8 लड़के, 8 ऑफ 40 का परसेंटेज हो जाता है 20, आंसर आ गया। ठीक है, बस ध्यान से पढ़ लेना क्या बोल रहा है, कॉमन सेंस लगा के चलना, बैठते फॉर्मूलाज मत सोचने लगना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन समझ लो, इसके बेसिस के सारे क्वेश्चन ठीक करके आओगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। वेन डायग्राम बनाना समझाता हूँ इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत होती है। ठीक है, ये कह रहा है कि एक, ठीक है ये तो सब कुछ सेम ही लिखा होता है कि स्टेटमेंट दिया, कंक्लूजन दिया, बताओ क्या फॉलो हो रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है सम रेडियो आर मोबाइल। ठीक है, ये आपका एक सर्किल बन गया, इसमें मान लो रेडियो है, इसमें से कुछ रेडियो जो है वो मोबाइल है, कुछ रेडियो, तो कुछ रेडियो जो है वो मोबाइल है, ये हो गया रेडियो, ये हो गया मोबाइल। अब कह रहा है ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, जितने भी मोबाइल हैं वो सब कंप्यूटर हैं। जब भी ऐसे बोले बस ये ध्यान रखना, देखो एक गलती आप यहाँ पे क्या कर दोगे ना, आप यहाँ पे जैसे मान लो ये आपने बनाई रेडियो, ये आपने बनाया मोबाइल, अब जैसे ये कह रहा है कि ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, आप गलती क्या कर दोगे, आप ऐसे बना दोगे इसे, नहीं, इसमें आपने गलती क्या कर दी कि आपने ऑल रेडियो कंप्यूटर कर दिया। मोबाइल तो किया ही, लेकिन साथ साथ में रेडियो भी कर दिया, लेकिन उसने वो बोला नहीं था, उसने सिर्फ बोला था कि सारे मोबाइल कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, जस्ट हैव अ लुक। जैसे एक ये रेडियो, ये मोबाइल, ठीक है, अब ये कह रहा है व्हाट इज इट सेइंग सेकंड स्टेटमेंट में, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, तो ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, इसको ऐसे लाके सर्किल कनेक्ट कर दो, ये कंप्यूटर हो गया। अब देखो ना, तो क्या इससे क्या वैलिडेट हो गया आपका कि कुछ मोबाइल जो थे वो रेडियो तो थे, ये तो रेडियो वाला हो गया, ये इतना, लेकिन जितने भी सारे मोबाइल हैं, जो ये वाला था आपका, ये ऑल मोबाइल्स, ठीक है, अब ये सेम किस कैटेगरी के अंडर आ गए, इसके अंडर आ गए, ये कंप्यूटर्स की कैटेगरी है। सुना, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर, लेकिन आपने रेडियो वाले पे भी कोई इफेक्ट नहीं डाला। फिर बोल रहा है सम कंप्यूटर आर वॉचेज, तो सम कंप्यूटर आर वॉचेज, तो यहां बना दो मे भी, ठीक है, यहां बन गया सब कंप्यूटर आर वॉचेज। अब यही पूरा का पूरा गेम है, देखो सम कंप्यूटर आर वॉचेज, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सम कंप्यूटर आर वॉचेज हैं वो यहां पे बने, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सम कंप्यूटर आर वॉचेज हैं वो यहां पे बने। ठीक है, और क्लियरली बना के बताता हूँ, यही है बस, ये लास्ट वाली चीज समझ लो, सम कंप्यूटर आर वॉचेज, मे बी सम कंप्यूटर ये वॉचेज है, ठीक है, पिंक से, तो ऐसा हो सकता है कि वो यहाँ पे बने, यहाँ पे भी सम कंप्यूटर वॉचेज हो गया, अगर वो ऐसे बन रहा है तो भी सम कंप्यूटर आर वॉचेज हो गया, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ मोबाइल भी कवर हो जाएंगे। अगर वो ऐसे बन रहा है तो यहाँ भी ये देखो सम कंप्यूटर आर वॉचेज, ये सारे सम कंप्यूटर आर वॉचेज। तो ये जो अलग अलग कंडीशन है, बस ये आपको भूलनी नहीं है, इसमें याद रखने का कुछ नहीं है, ठीक है, ये आपको बस क्या नहीं करनी है, भूलनी नहीं है कि हाँ ऐसे अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। ये चीज़ अगर आपने याद रख ली
तो फिर फतेह है। सबसे पहले ये कर लो, ये बना लो, ऑल कंप्यूटर आर वॉचेस। ज़्यादातर केसेस में यही इससे आंसर आ जाएगा। अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सर्टेनली सम रेडियो आर वॉचेस। देखो ये वॉच थी, ये रेडियो है, ये वॉच है, कह रहे हैं सर्टेनली इनमें कुछ ना कुछ ओवरलैप है कोई ओवरलैप नहीं, तो पहला क्या हो गया, गलत। दूसरा देखो सर्टेनली सम मोबाइल आर वॉचेस, ये मोबाइल है इतना, ये इस एरिया में, क्या ये कुछ भी ओवरलैप कर रहा है वॉचेस से इस पर्टिकुलर कंडीशन में, नहीं, तो सेकंड वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया। आ गई बात समझ। अगर यहीं पे, अब आप मुझे बताओ, अगर मैं यहीं पे कर दूं कंक्लूजन में, अब मुझे बताना ठीक है कि करेक्ट है, ठीक है, रोक के पॉज करके बताना। कंक्लूजन 3 अगर मैं बोल दूं, सम रेडियो माइट बी वॉचेस, सम रेडियो माइट बी वॉचेस, ठीक है। अब ये याद रखो, देखो इस पर्टिकुलर केस में भी अगर ये वाला कंडीशन होगा तो ये जरूरी नहीं है कि सम रेडियो वॉचेस हो, तो यहां पे भी आप यही चीज अप्लाई करोगे। आपको बस ये देखना है कि ये कंक्लूजन कहां इनवैलिडेट हो रहे हैं। जब ऐसी कोई कंडीशन बने कि कंक्लूजन इनवैलिडेट ही ना हो, तब आप इसको सही मानोगे। अब इसमें मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूं, आप बताना वो ठीक है कि गलत है, ठीक है। ये कंक्लूसिव स्टेटमेंट है, सम रेडियो आर कंप्यूटर, सर्टेनली भी लगा दे रहा हूं, सर्टेनली सम रेडियो आर कंप्यूटर। अब बताओ इस वेन डायग्राम को देख के बताओ ये सही है कि गलत है। देखो ये रेडियो है, ठीक है, ये पूरा कंप्यूटर है, तो कर रहा है ना, ये वाला जो हिस्सा है ये ओवरलैप कर रहा है ना, तो इसका मतलब सर्टेनली सम रेडियो और कंप्यूटर ठीक होगा। सो ये वाला कंक्लूजन फॉल हो जाएगा, लेकिन ये वाले दोनों कंक्लूजन क्या हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं। सो यहां पे आंसर हो गया डी। ये चीज समझ में आई। सम रेडियो माइट बी वॉचेस या सम रेडियो आर वॉचेस, अगर ऐसा कुछ भी लिखा होता तो भी ये गलत होता, क्योंकि कुछ रेडियो इस पर्टिकुलर केस के लिए वॉचेस नहीं है। इसमें ये मत ढूंढने लगना कि देखो, इसमें देखो लोग क्या गलती करते हैं, रेडियो, मोबाइल, कंप्यूटर, और कहेंगे कि सर सम रेडियो वॉचेस हो तो जाएंगी अगर ये ऐसे वाली कंडीशन हो। अरे बट इस वाली कंडीशन में नहीं होंगी ना, और आपको नहीं पता ना कौन सी कंडीशन है, तो कोई भी कंक्लूजन तब तक वैलिड नहीं होता जब तक वो हर एक केस को फुलफिल ना करे। जैसे कि ये वाला है, इस वाली कंडीशन को आप किसी भी केस में लगा लो, ये फुलफिल करेगा ही करेगा, इसमें लगा लो, इसमें लगा लो, या कोई और केस बना लो, करेगा ही करेगा फुलफिल। आ गई ये वाली बात समझ, क्लियर है। दोबारा सुन लो अगर नहीं समझ में आई है तो, यहां से आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब आसानी से होंगे आपके, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। देखो इसको आप अब इसको करते हैं, चलो क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। कह रहा है सम कैट आर अलमीरा, चलो ऊपर ही कर लेते हैं इसे, इसे साफ कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। ये कैट हो गई, ये अलमीरा हो गई, सम कैट आर अलमीरा हो गया, ये कैट, ये अलमीरा, सम कैट आर अलमीरा फुलफिल हो गया। चलो आगे देखो, सम अलमीरा आर चेयर, कुछ अलमीरा चेयर हैं, ये कुछ अलमीरा हो गई आपकी चेयर, ठीक है। ऑल चेयर आर टेबल, अब जब मैंने बताया था कि ऑल आ जाए तो कैसे बना दो, ऑल चेयर आर टेबल, ठीक है, ये बन गया। अब कह रहा है कंक्लूजन 1, सर्टेनली सम अलमीरा आर टेबल, कुछ अलमीरा जो है वो सर्टेनली टेबल हैं, दिख रहा है। क्यों, क्योंकि देखो कुछ चेयर जो हैं वो अलमीरा से होंगी ही होंगी, ये इसने ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पे। सम चेयर अलमीरा है, मतलब सम अलमीरा चेयर है, तो चेयर और अलमीरा के बीच में ओवरलैप है, करेक्ट। एंड ऑल चेयर आर टेबल, ऑल चेयर टेबल है, तो कुछ चेयर और टेबल के बीच में भी ओवरलैप है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हाँ इनके बीच में ओवरलैप आएगा। ये वाला जो ओवरलैप है इसी की बात ये कर रहा है, क्योंकि ये टेबल में भी आता है अलमीरा में भी आता है, तो पहला कंक्लूजन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब सेकंड देखो, सम कैट में नोट बी चेयर, आप ही बताओ मुझे, ये कैट वाला है, ये है आपका कैट वाला, ठीक है, और ये है आपकी चेयर, तो सम कैट में नोट बी चेयर, ये तो बिल्कुल सही है, सम कैट में नोट बी चेयर, राइट। अब देखो ये बोलना क्या चाह रहा है, इसको समझो, ये दूसरी कंडीशन भी आपसे पूछना चाह रहा है, तो वो दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है वो देखो। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, इसको समझ लो, ठीक है। जैसे मान लो सबसे पहले क्या आया, सम कैट आर अलमीरा, ओके, सम अलमीरा आर चेयर, तो ये जो सम अलमीरा आर चेयर है ना, ऐसा हो सकता है ना कि ये यहां पे ऐसे हो, राइट,
अब इस केस में क्या होगा, मान लो अब अगला है ओल्ड चेयर आर टेबल, ये ओल्ड चेयर आर टेबल बन गई, ठीक है, ये कैट, ये अलमीरा, ये चेयर, ये टेबल, ठीक है जी, क्लियर। अब सबसे पहला देखो, सर्टेनली सम अलमीरा आर टेबल, अभी भी वही सेम चीज़ है, ये तो कभी चेंज ही नहीं होगी। ये जो है आपका, ये देखो ये है आपका अलमीरा, ठीक है। अब कह रहा है सम अलमीरा आर टेबल, ये है पूरा का पूरा आपका टेबल वाला हिस्सा, ये और ये चेयर वाला भी इसमें इंक्लूड, ये पूरा का पूरा है आपका टेबल वाला हिस्सा। तो जो ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन है ये तो ओवरलैप करेगा ही करेगा ना, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस पूरा एंटायर पोर्शन, ये तो आ रहा है ना, इसमें टेबल में भी आ रहा है, चेयर में भी आ रहा है, तो ये तो ओवरलैप करेगा ही। सर्टेनली सम अलमीरा आर टेबल, सर्टेनली सम अलमीरा आर टेबल हो गया करेक्ट। और दूसरा है सम कैट में नोट बी चेयर, अब भी ऐसा होगा क्योंकि देखो ये ओवरलैप तो कर रही है, चेयर जो है इससे इतनी वाली इतने हिस्से में, ये वाले हिस्से में ओवरलैप तो कर रही है लेकिन इस वाले हिस्से में नहीं कर रही, तो सम कैट मे नॉट बी चेयर इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों कंडीशंस हमने फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। आगे बात समझ, यही आपको बस वेन डायग्राम से समझना है कि आपकी कंडीशन कैसे बनती है। एक बार ओवरऑल दोबारा समझा देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चेयर सिंपल समझा रहा हूँ बस, ठीक है, ऐसे अब कोई क्वेश्चन नहीं है, सिंपल बस समझा रहा हूँ। मान लो लिखा है चेयर सम चेयर आर टेबल लिखा है, ठीक है। अब मान लो लिखा है ऑल टेबल आर सोफा, तो ऑल टेबल आर सोफा कैसे बना दोगे, ऐसे बना दोगे, ऑल टेबल आर सोफा बन गए, ठीक है। अब मान लो लिखा है सम चेयर आर बेड, तो सम चेयर आर बेड कैसे बनेगी, ऐसे, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है सम चेयर आर बेड की, कि वो ऐसे बन जाए, सम चेयर आर बेड, तो यहां पे भी जो ये वाली चेयर है ये तो बेड हो ही रही है, राइट। और दूसरी कंडीशन में ये ऐसे बन सकता था, सम चेयर आर बेड। तो इसमें से कुछ भी अगर आपसे पूछ ले, ये मेक श्योर करना है आपको कि दोनों फुलफिल हो रहे हो, दोनों वेन डायग्राम फुलफिल हो रहे हो। अगर कोई एक फुलफिल नहीं हो रहा तो वो कंक्लूजन नहीं होगा, नहीं होगा, ये बात भूलना मत बिल्कुल भी। आगे वेन डायग्राम्स समझ में आ गए, कंडीशंस कैसे बनती है समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आया होगा बताना मुझे, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, वैसे तो आगे फिर से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा ही। चलो अभी आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये इजी था, मैंने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। आगे देखते हैं। अ बॉय प्लेज विद अ बॉल, अच्छा हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इजी है क्वेश्चन लेकिन इसमें बहुत बड़ा पिटफॉल होता है, बहुत बड़ा पिटफॉल। सब लोग ये गलती करते हैं, सब लोग ये गलती करते हैं, ध्यान से सुनना। एक लड़का है बॉल से खेल रहा है, बॉल को ड्रॉप करता है 1.5 मीटर की हाइट से, जैसे ही बॉल धरती पे हिट करती है वापस बाउंस बैक करती है और अटेन करती है अपनी 4/5 हाइट। पिछली बार जो उसकी हाइट थी अब उससे उसके 80% यानी उसके 4/5 पे जाती है। द बॉल डज नॉट बाउंस फर्दर इफ द प्रीवियस हाइट इज लेस देन 50 सेंटीमीटर, अगर गिरते 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 वो 50 सेंटीमीटर की हाइट से गिरे तो अब वो वापस से बाउंस बैक नहीं करेगी। कितने बार उसने हिट किया ग्राउंड को रुकने से पहले, बाउंसिंग उसकी रुकने से पहले, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन, चलो देखो आप फटाफट। ये है आपका 1.5 मीटर का मार्क, ठीक है, ये आपकी ज़मीन है। सबसे पहले 1.5 मीटर के मार्क से गिरी, ठीक है, वापस गई, तो वापस गएगी तो कितना जाएगी, 1.5 का 4/5 विच इज़ नथिंग बट 1.2, ओके। सो ये मान लो 1.2, तो यहाँ तक पहुँची, 1.2 से दोबारा गिरेगी, फिर से 1.2 का 4/5 निकाल लो, क्या निकलेगा 0.96, ठीक है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे ऐसे बाउंस करी थी, यहाँ पे वापस गई 1.2 पे गिरी, अब यहाँ से वापस 0.96 पे गई गिरी, अब यहाँ से वापस जाएगी कितने पे 0.768, फिर धरती पे गिरेगी। अब जब ये वापस जाएगी तो कितने पे जाएगी 0.61 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब जब इसके बाद धरती पे गिरेगी फिर वापस जाएगी, अब ये कहाँ तक पहुँचेगी 0.49, ओके। अब ये वापस धरती पे गिरी, लेकिन जैसे ये 0.49 पे धरती पे गिरी अब ये बाउंस बैक नहीं होगी, तो ये यहाँ पे क्या हो गई, ये यहाँ पे रुक गई। लोग क्या गलती करते हैं, इस वाले को काउंट नहीं करते। अरे जब 0.49 पे पहुंचेगी तब तो गिरेगी ना धरती पे या आसमान में रुक जाएगी, अब उसके बाद नहीं उछलेगी। लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, उन्होंने देखा पॉइंट, जैसे वो क्या करते हैं 0.61 पे आए, 0.61 जो भी आएगा उसका 4/5 निकाला, ठीक है, और जैसे ये 0.49 कुछ निकला
तो सोचा कि 50 से कम हो गया, चलो ठीक है अब नहीं करेगी। यही सबसे बड़ी गलती है, ये गलती नहीं करनी है। अगर ये गलती अवॉइड कर गए, खेल खत्म, बस हो गया 2 मार्क्स। तो अब काउंट कर लो कितनी बार, 1 बार गिरी धरती पे, 2 बार गिरी, 3 बार गिरी, 4 बार गिरी, 5 बार गिरी, 6 बार गिरी, और छठी बार गिरने के बाद अब ये बाउंस बैक होगी ही नहीं। तो आंसर क्या हो गया, 6 हो गया। समझ में आ गया क्या पिटफॉल होता है इस क्वेश्चन में, और सबसे ज़्यादा लोग ये गलत करके आते हैं, मेरे खुद के दोस्त गलत करके आए हैं क्वेश्चन। ये आपको याद रखना है, लिख के रखो ऐसी चीज़ कि ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले 0.61 पे थी, धरती पे गिरी, अब बाउंस तो करेगी ना, धरती पे गिर गई क्योंकि 0.61 से गिरी है, धरती पे गिरेगी, बाउंस करेगी, 0.49 पे जाएगी। अब 0.49 50 से कम है, लेकिन वहाँ रुक थोड़ी जाएगी हवा में, वहाँ से तो धरती पे गिरेगी ना। अब धरती पे गिरने के बाद बाउंस बैक नहीं करेगी, ये है मेन मुद्दा। आ गई बात समझ, क्लियर है चीज़। तो ये क्वेश्चन, अरे मैंने क्या किया, ओहो मैंने वो पेज ही रिमूव कर दिया क्लियर करने के चक्कर में। रुकिए, आई विल गेट दैट पेज बैक। कैसे आएगा, अंडू होता है इसमें? वाह कितना, क्या होशियारी है मेरी, पेज ही रिमूव कर दिया। खैर चलो, मैं अभी आपको आगे वाले क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। तो फिर इससे अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 17। ओके, उस क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है कि कितनी जो इमेजेस हैं इंग्लिश में, इंग्लिश लेटर्स के जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उसमें ऐसे कितने कॉन्सोनेंट्स हैं जिनकी मिरर इमेज उनके जैसी ही है। अब ये क्वेश्चन मैं देखते टफ कैटेगरी में डालूंगा और छोड़ दूंगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में कि मैं बैठूं पहले सारे के सारे कॉन्सोनेंट लिखूं 21 के 21, फिर देखूं कि कैपिटल में किसकी इमेज कैसी जा रही है। आधे टाइम तो कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं कि ए की अगर ऐसे बनाऊंगा तो जाएगा, वैसे बनाऊंगा तो क्या होगा। भाई नहीं चाहिए। अच्छा चलो, ए तो आएगा ही नहीं, बी का कैसे जाएगा, ऐसे बनेगा वैसे बनेगा, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। मैं ये क्वेश्चन करना ही नहीं है, बाहर में जाए क्वेश्चन, आई डोंट वांट टू डू इट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी यार, वो पेज रिमूव हो गया, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ पढ़ के बता देता हूँ, तो उसके साथ कर लेते हैं। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 18 आपका 2021 के पेपर का। कह रहा है एक बैंक एम्प्लॉय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, वो जो साउथ जाते हैं नॉर्थ जाते हैं वैसा क्वेश्चन है। ठीक है, सुन लो ध्यान से, एक बार सुन लो, कभी गलती नहीं करोगे। एक बार सुन लो, एक बार में पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है? सबसे पहले जैसे ऐसा क्वेश्चन देखो, एक 4 कैसे लिखते हैं, जैसे हम तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरा तरीका होता है ना 4 लिखने का, ये जाते ही इस क्वेश्चन पे 4 लिख दो। 4, फिर यहां से शुरू करो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये 4 लिख दो जाते ही, ताकि आप डायरेक्शन में कंफ्यूज ना हो। अब आओ, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बंदा यहां खड़ा है, ठीक है, एक कोई बैंक एम्प्लॉय है, वो यहां खड़ा है। अब कह रहा है कि वो सबसे पहले 10 किलोमीटर साउथ जाता है, तो डायरेक्शन क्या है, साउथ के नीचे की तरफ ही दिख रही है ना, यहाँ पे नीचे साउथ है, साउथ गया, ठीक है। फ्रॉम हर हाउस एंड टर्न्स टू हर लेफ्ट। अब यहीं पूरा का पूरा गेम बिगड़ जाता है, क्योंकि आपके सामने पेपर है, आप मानते हो कि लेफ्ट, मेरा लेफ्ट हाथ इधर है तो इधर लेफ्ट होगा, बस यही पूरा का पूरा गेम गड़बड़ है। जब आप इस तरफ नॉर्थ की तरफ मुंह करके खड़े हो तो आपका लेफ्ट इस तरफ है, राइट इस तरफ है, लेकिन जब आप साउथ की तरफ मुंह करके खड़े हो तब तो ये उल्टा हो गया ना, तब आपका लेफ्ट इस तरफ है और आपका राइट इस तरफ है। ठीक है, बस ये आज याद कर लो, कभी ये क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे। वेन यू आर फेसिंग द नॉर्थ, दिस इज योर राइट, दिस इज योर लेफ्ट। ठीक है, वेन यू आर फेसिंग साउथ, दिस इज योर लेफ्ट, दिस इज योर राइट। बस ये, बस एक बार ये याद कर लो, मैं बता रहा हूं आपको, गलती नहीं करोगे आप। ठीक है, चलो, अब ये बोल रहे हैं कि वो साउथ की तरफ गई सबसे पहले, ड्राइव्स 10 किलोमीटर, ठीक है जी, ये 10 किलोमीटर इसने ट्रेवल कर लिया, एंड टर्न्स टू हर लेफ्ट, नॉट योर लेफ्ट, हर लेफ्ट, तो उसका लेफ्ट क्या है, इस साइड, तो इस साइड मुड़ी, एंड ड्राइव्स फॉर 20 किलोमीटर, चलो वो 20 किलोमीटर चली गई। ठीक है जी, ये आपका हो गया 20। शी अगेंस्ट टर्न्स लेफ्ट, अब दोबारा वो लेफ्ट टर्न करी, अब इधर जब मुंह है तो लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ होगा। अपना मुंह करके देख लिया करो ना, अपना मुंह थोड़ा सा टिल्ट करो, इधर करो, अब देखो कौन सी तरफ जा रहा है, लेफ्ट हैंड इस तरफ जा रहा है ना। तो अब क्या बोल रही है, शी अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव्स 40 किलोमीटर। ठीक है, अब वो क्या कर रही है, 40 किलोमीटर जा रही है। ओके, मान लो वो यहाँ चली गई, 40 किलोमीटर जाते जाते यहाँ पे चली गई, ये हो गया आपका 40। देन शी टर्न्स टू हर राइट, हर राइट नाउ बिकॉज शी इज फेसिंग नॉर्थ, तो उसका राइट किस तरफ है, इस तरफ,
हर राइट एंड ड्राइव्स फॉर अनदर 5 किलोमीटर। तो सपोज करो ये 5 किलोमीटर चली गई। शी अगेन टर्न्स टू हर राइट, अब उसका मुंह इस तरफ है, राइट यहाँ की तरफ है, इस तरफ, तो राइट किधर होगा, इस तरफ। करके देखो, करो मुंह, करो करो, अभी करो मेरे सामने, ऐसे टिल्ट करो मुंह इस तरफ मुंह टिल्ट करो, और अपना राइट देखो किस तरफ जा रहा है, आ रहा है ना नीचे की तरफ, यस। एंड ड्राइव्स अनदर 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, ठीक है, ये पूरा 40 है और उसमें से ये हिस्सा 10 है, तो मान लो ये हिस्सा कितना है, 10 है, ये भी तो 10 हो गया ना, ये वाला हिस्सा। तो 30 किलोमीटर कहाँ तक बैठेगा, यहाँ तक बैठेगा। तो शी ड्राइव्स राइट टू 30 किलोमीटर। अब बोल रहे हैं यहाँ वो अपने बैंक पे पहुँच गई, ये उसका बैंक है, और व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हर हाउस। तो उसका घर था ये, उसका बैंक था ये, इसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो ये कितनी है, ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बैठ रहा है 20, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बैठ रहा है 5, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो गई 25। यही आपका आंसर है। समझ में आ गया, डायरेक्शन के क्वेश्चन में क्या गलती नहीं करनी, बस डायरेक्शन की गलती नहीं करनी। आज यहाँ से रट के जाओ, रट के जाओ, समझ के जाओ। ये नॉर्थ मूव किया तो राइट इधर, लेफ्ट इधर। साउथ मूव किया तो राइट इधर, लेफ्ट इधर। ईस्ट में अगर मूव है तो लेफ्ट इधर, राइट इधर। वेस्ट में अगर मूव है तो लेफ्ट इधर, राइट इधर। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये गलती मत करके आना बिल्कुल भी। ओके, यहाँ इसका मुंह है नॉर्थ की तरफ, यहाँ इसका मुंह है साउथ की तरफ, यहाँ इसका मुंह है ईस्ट की तरफ, यहाँ इसका मुंह है वेस्ट की तरफ। बस जस्ट डू नॉट फॉरगेट दिस एंड यू विल बी डन। रुको, अब चाहते हो तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कभी ये गलती नहीं करके आओगे अब। ओके, दिस इज फेसिंग ईस्ट, दिस इज फेसिंग नॉर्थ, दिस इज फेसिंग साउथ, दिस इज फेसिंग वेस्ट। यार बहुत ईजी 2 नंबर होता है ये वाला, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं एकदम, और आएगा ही आएगा क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है जी, चले आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटीजर्स को अगर मैं लिस्ट करूं सॉरी 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 अगर मैं इंटीजर्स को लिस्ट करूं 700 से लेके 1000 तक, तो हाउ मैनी इंटीजर्स इज द सम ऑफ द डिजिट्स 10। एक सेकेंड दे दो यार। आई एम रियली वेरी सॉरी, थोड़ा गला ख़राब चल रहा है रिकॉर्ड कर करके, रियली वेरी सॉरी यार। ओके, इंटीजर्स हैं 700 से लेके 1000 तक, बोल रहे हैं हाउ मैनी इंटीजर्स इज द सम ऑफ द डिजिट्स 10। ओके, अब जनरली मैं क्या करता हूँ, ऐसे क्वेश्चन टफ ही मानता हूँ, क्योंकि मुझे 700 से 1000 के ढूंढने पड़ेंगे, कोई रह जाए कोई छुट जाए, ठीक है, मैं रिस्क लेता नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कैसे कर सकते हो। ठीक है, देखो 700 से लेके 1000 के बीच में कितने नंबर्स हो सकते हैं, 7 से शुरू होने वाले हो सकते हैं, 8 से शुरू होने वाले, 9 से शुरू होने वाले, है ना। 1000 का तो सम वैसे ही 10 नहीं बैठ रहा, इसका तो सम 1 ही बैठ रहा है, तो ये तो छोड़ दो। 7 से शुरू होगा, ठीक है, और आपको 10 ऐड करके बनाना है, तो 2 तरीके से बन सकता है, या तो 7 के साथ 3 जोड़ो, या 2 और 1 जोड़ो, ठीक है, तभी 10 बनेगा ना। तो 7 के साथ 3 कैसे जोड़ोगे, 7 0 3, या 7 3 0, ये 2 तरीके हैं। और तो कैसे जुड़ नहीं सकता, 1 और 2 को कैसे जोड़ोगे, 7 1 2, या 7 2 1। बात समझ में आ गई, क्लियर है। 8 में कैसे जोड़ोगे, 8 के साथ तो सिर्फ दो जोड़ोगे तो ही 10 बनेगा, तो 8 0 2, या 8 2 0। क्लियर है बात ये, ठीक है। 9 के साथ क्या जोड़ोगे, 9 के साथ सिर्फ 1 जोड़ सकते हो, तो क्या क्या में 1 जुड़ जाएगा, 9 0 1, 9 1 0। 1 जोड़ोगे तभी 10 बनेगा ना, 8 और 2 10, 9 और 1 10, ठीक है। यहाँ पे 9 में 2 जोड़ोगे तो। ओके, बात समझ में आ रही है। अब ये क्वेश्चन मैंने कर लिया, अब मुझे क्या लग रहा है कि ये मेरा ठीक हो गया, लेकिन एक्चुअल में ये अभी भी मेरा ठीक नहीं हुआ है। इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को अवॉइड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं ना कहीं मैं इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आ जाऊँगा, कोई ना कोई केस मेरे से छूट जाएगा। बताओ मेरे से क्या केस छूटा, एक केस छूट गया मेरे से। 8 में जब 2 जोड़ रहे हैं, 1 और 1 भी तो जोड़ सकते हैं, तो 8 1 1, ये वाला केस मेरे से छूट गया था। अगर आप सारे बेसिस अपने कवर कर सकते हो, ठीक है, तो सारे बेसिस कवर करने का क्या तरीका है, देखो। सबसे पहले ऐसे लिखो 7
7 में मुझे जोड़ना है 3, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, 3 एंड 2 के 1। 8 में मुझे जोड़ना है 2, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो सिर्फ 2 जोड़ूं या एक और एक जोड़ूं। 9 में मैं एक जोड़ना है, उसका सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है कि मैं एक जोड़ूं। अब आपके केसेस गलत नहीं जाएंगे, अब आप ठीक करके आओगे। क्लियर हो गई बात? तो इसके आपके 4 केसेस बनेंगे, इसके आपके 3 केसेस बनेंगे, इसके आपके 2 केसेस बनेंगे। 4 और 3 7 और 2 9 आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से इसको ढंग से करोगे, आसान है क्वेश्चन, लेकिन केस मिस नहीं करना है। तो इसका पिटफॉल क्या है कि आप केस मिस कर दोगे। मैंने दिखाया ना अभी आपको, करते करते भी मेरा केस मिस हो रहा था, राइट? तो अगर आपकी नज़र पड़ रही है ऐसे केस पे कि भाई ये वाला छूट गया, तो बात है ठीक, एल्स इसको आप मत करो। ठीक है, मैं नहीं करता हूँ ये वाला अटेम्प्ट, छोड़ देता हूँ, और क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, क्लियर? चले आगे। चलो एक और डायरेक्शन का क्वेश्चन कर लें, ठीक है, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए चीज़। ओके, अ वुमेन रन्स 12 किलोमीटर टुवर्ड्स हर नॉर्थ। एक औरत है यहाँ खड़ी है, 12 किलोमीटर भागती है अपने नॉर्थ में। ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, बना लिया हमने सबसे पहले, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, नॉर्थ की तरफ 12 किलोमीटर भागी। अब 6 किलोमीटर टुवर्ड्स हर साउथ। अब यहीं से खड़ी खड़ी 6 किलोमीटर वापस आ गई। वाह रे, बहुत होशियार। तो ठीक है, 6 किलोमीटर साउथ की तरफ आ गई। अब वो यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, ये 6 है। एंड देन 8 किलोमीटर टुवर्ड्स हर ईस्ट। 8 किलोमीटर्स टुवर्ड्स हर ईस्ट। अब यहीं पे पूरा गेम है, ये आपको बहुत ध्यान से करना है कि जब वो बोल रहा है तो वो क्या बोल रहा है, हर लेफ्ट बोल रहा है, हर ईस्ट वेस्ट क्या बोल रहा है। ये चीज़ अगर आप ध्यान से सुन लोगे, ये चीज़ अगर आप ध्यान से कर लोगे, तो आप बिल्कुल मार नहीं खाओगे। डायरेक्शन जो है वो यूनिवर्सली चेंज नहीं होती हैं, चेंज बस लेफ्ट राइट होता है, इसीलिए ये बनाना सिखाया है। अगर यहीं पे ये बोलता टुवर्ड्स हर लेफ्ट, तो उसका लेफ्ट क्या हो जाता? मान लो एक यहाँ भागी, अब वापस आते टाइम यहाँ खड़ी है, इस तरफ मुंह करके खड़ी है, इसका लेफ्ट क्या है? आपका लेफ्ट तो ये है, लेकिन इसका लेफ्ट ये है। क्लियर? समझ में आ गई बात? लेकिन यहां पे क्या कह रहा है? टुवर्ड्स हर ईस्ट। तो ईस्ट आप किधर भी कर लो, आपका ईस्ट वही है, आपको ईस्ट चेंज नहीं करना है। ओके, तो ईस्ट अगर जाएगी तो इधर ही जाएगी, दिस इज हर ईस्ट। क्लियर? टुवर्ड्स हर ईस्ट, यहां पे आ गया। इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? ओके, इसमें साथ साथ एंगल भी बताना है। एन एंगल ऑफ लेस देन 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या मोर देन 45 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट तो है, ठीक है ना, ये यहाँ पे नॉर्थ ऑफ ईस्ट तो है, लेकिन ये एंगल कितना बनेगा? देखो एंगल के लिए अब आपको कैसे क्या समझना है, बस एक बात समझ लो। ये है कि वो 12 भागी थी, इसका आधा लगभग यहाँ पे, ऐसे एक रफ आइडिया बना लो, आधा लगभग यहाँ पे होगा। तो वो जब वापस आई होगी तो यहाँ पे कहीं खड़ी होगी, है ना, जब वापस आई तो इस पॉइंट पे आके खड़ी हुई होगी। और इस पॉइंट से अब ये 6 हैं, ये 6 हैं, अब वो अगर इस पॉइंट से 6 ही वापस जाती यहाँ पे, तो ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एग्जैक्टली 45 बनता, राइट? क्योंकि ये हो जाता 90, और क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो ये 45, ये 45। लेकिन नहीं, अब वो कह रहा है कि वो क्या कर रहा है, उसने वो 8 किलोमीटर भागी, 8 किलोमीटर आगे गई है। तो 8 किलोमीटर आगे गई है, इसका मतलब थोड़ा यहाँ और आगे गई है, ठीक है, तो ऐसे आगे गई है। अब इसका एंगल बनाओ, ये अब ऐसे बनेगा। आ रही है बात समझ? ये अब इस तरीके से बनेगा, यही आपको ये समझना है। ओके, अगर इक्वल होता तो 45 हो जाता, राइट? अब क्या है, अब इस पर्टिकुलर केस में दिस विल बी एन एंगल विच विल बी लेस देन 45, एन एंगल लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्योंकि एंगल आप किधर से निकालोगे? इस चीज़ का एंगल निकालोगे ना, ये वाला एंगल। देखो जितना ये इस साइड झुकता जाएगा उतना ये वाला एंगल बड़ा होता रहेगा, और ये वाला एंगल उतना ही छोटा होता रहेगा, और यही आपको एंगल कैलकुलेट करना है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ से अब देखो, अगर ये टफ लग रहा है क्वेश्चन, छोड़ आना, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, डायरेक्शन का सिंपल जो वो होता है कि नॉर्थ गया साउथ गया, बताओ कितना डिस्टेंस है मिनिमम, वो ठीक है। अगर वो ठीक लग रहा है, सिंपल लग रहा है, अगर ये टफ लग रहा है कि भाई एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं गलती कर दूंगा, छोड़ आना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर की बात नहीं है। क्लियर हो गया? चलें अगले क्वेश्चन पे। ओके, अब ये आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बस ध्यान से देख लो क्या क्या लिखा है, क्या क्या बोल रहा है। ओके, सबसे पहले है 7 बुक दिए, उनको साइड बाय साइड प्लेस कर दिया, मान लो ऐसे प्लेस कर रखा है, RQT पे ब्लू कवर है, तो इनके ऊपर ब्लू लिख दो, और थोड़ा पतला सा लिख लेते हैं, ब्लू ब्लू ब्लू। एंड अदर बुक्स हैव रेड कवर्स, रेड रेड रेड। ओनली S एंड U आर न्यू बुक्स, S के ऊपर न्यू लिख दो, U के ऊपर न्यू लिख दो, बाकी सब हैं ओल्ड। PRSR लो रिपोर्ट, PRS ये है लो रिपोर्ट। एंड द रेस्ट आर गैजेटर, गैजेटर गैजेटर गैजेटर। बुक्स ऑफ ओल्ड गैजेटर विद ब्लू कवर आर, अब आपको क्या निकालना है, बुक्स ऑफ ओल्ड गैजेटर एंड ब्लू, तो जिसपे OGB लिखा हो आपको वो निकालना है, OGB OGB। बस ये दो ही हैं, आंसर आ गया क्या आपका, Q&T, ये आपका आंसर हो गया। बताओ कितना सिंपल है। बस गलती क्या करोगे इसमें, अगर ध्यान से ये मार्किंग्स नहीं करोगे तो गलती करोगे। तो क्वेश्चन 1000% फोकस से पढ़ना है, डरना नहीं है पेपर को लेके। बस ये सोच लो कि मैं डरूंगा नहीं पेपर को लेके। अगर मैं नहीं डरूंगा पेपर को लेके, तो भाई पेपर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, फिर तो आने ही आने हैं नंबर। समझ में आ गई बात? चलिए आगे चलते हैं। रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय करेक्ट टर्म इन द गिवन सीक्वेंस। ठीक है, इस सीक्वेंस में कोई एक टर्म गलत है, आपको उस टर्म को रिप्लेस करना है बाय द करेक्ट टर्म। ये वाला पढ़ना मत भूल जाना, वेयर ऑड टर्म्स एंड इवन टर्म्स फॉलो द सेम पैटर्न। ऑड और इवन का जो पैटर्न है वो सेम है। चलो ठीक है, पैटर्न डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं एक बार। ऐसे क्वेश्चंस मुझे इजी लगते हैं, मैं इनको, बल्कि इजी भी क्या बोलूँ, मैं इनको मिड कैटेगरी में रखता हूँ। मिड कैटेगरी मेरे लिए कौन सी होती है कि मैं एक बार अटेम्प्ट करके देखूंगा, अगर एक बार अटेम्प्ट करने पे मुझे लग रहा है कि सॉल्वेबल है तो मैं सॉल्व करूंगा, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। ठीक है, तो मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ मुझे समझ में आ रहा है क्या। ओके, सबसे पहले हम ऑड टर्म्स देखते हैं, यानी कि जो टर्म्स 1 पे 3 पे 5 पे 7 पे 9 पे इन पे है। ठीक है, 3 में 4 जोड़ रहा है 7 आ रहा है, 7 में 6 जोड़ रहा है 13 आ रहा है, 13 में फिर 8 जोड़ रहा है 21 आ रहा है, 21 में 10 जोड़ रहा है 31 आ रहा है। तो समझ में आ रहा है, दो 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 बढ़ते जा रहे हैं, तो अब अगला 12 जुड़ के आना चाहिए। हाँ, 12 जुड़ के 43 आ रहा है, तो ठीक है, हमें समझ में आ गया कि 4 6 8 10 12 ये नंबर्स अपने को अब इवन वाले में ऐड करके देख लेने हैं। ठीक है, तो 2 में 4 जोड़ के 6 आना चाहिए था। ठीक है, तो यानी कि या तो इसमें गलती है या तो इसमें गलती है। ओके, 4 में 6 जोड़ रहे हैं 10 आ रहा है, ये बात तो ठीक है। 10 में 8 जोड़ रहे हैं 18 आ रहा है, ये बात भी ठीक है। 18 में 10 जोड़ रहे हैं 28 आ रहा है, ये बात भी ठीक है। 28 में 12 जोड़ रहे हैं 40 आ रहा है, ये बात भी ठीक है। तो इसका मतलब 4 को तो कोई दिक्कत थी नहीं, तो दिक्कत किसको है, 2 को है, राइट। तो यानी कि यहाँ पे 2 की जगह क्या होना चाहिए था, 0। ओके, तो फिर क्या हो जाता, 0 + 4 = 4 हो जाता। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब बस इसमें ना आपको ध्यान से क्या पढ़ना है कि यहाँ पे ये पूछ क्या रहा है। ये पिटफॉल है बहुत तगड़ा, सुन लो। रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म बाय द करेक्ट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है करेक्ट टर्म क्या होगी, तो करेक्ट टर्म 0 होगी। ये बात ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये यहीं पूछ लेता इस तरीके से, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज इनकरेक्ट इन द गिवन सीक्वेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज इनकरेक्ट इन द गिवन सीक्वेंस वेयर दिस इज करेक्ट, तो आंसर आ जाता है इसका 2। अगर पूछता कौन सी टर्म गलत है, कभी कभी क्या पूछ लेगा, कौन सी पोजीशन पे टर्म गलत है, तो ध्यान से लिखो इन चीज़ों को कि मेरे को ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा है। करेक्ट टर्म पूछी है, इनकरेक्ट टर्म पूछी है, पोजीशन ऑफ इनकरेक्ट टर्म पूछी है, क्या पूछा है, ये आपको गलत नहीं करके आना है। आगे बात समझ में, यही नंबर डूज होते हैं। पीपल आर नॉट फेलिंग सीसेट बिकॉज दे आर not able to attempt the hardest of the questions, but they are failing CSAT because they are not able to correct the in easy questions. You do not have to get the easy questions incorrect. आगे बात समझ, चलें आगे। ओके, ठीक है, ये मेरे को ऐसे क्वेश्चंस इजी लगते हैं, वही मीडियम कैटेगरी टाइप, तो इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। ये मैट्रिक्स है एक, ठीक है,
इसको बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ भरना है, ठीक है। तो क्या समझ में आ रहा है, 7 और 3 10, 3 और 6 9, तो 10 और कितना 13, 3, फिर ठीक है ये चीज़ हो गई क्लियर कि 3 तो आएगा ही आएगा यहाँ पे। फिर अगला बोल रहा है ए बी सी, ए बी सी, ए और सी तो है, बी मिसिंग है तो बी, तो आंसर हो गया 3B। बताओ मुझे इसको सोल्व करने को कितनी देर लगी, ठंडे दिमाग से आराम से करोगे कितनी देर लगेगी। ऐसे ही बस पेपर को कामली पढ़ लो। बिल्कुल जो डर है ये कि मेरा सी सेट पहले नहीं हुआ था, मुझे सी सेट से बहुत डर लगता है, ये कोई इतना बड़ा मैथ का पेपर नहीं है, बहुत बहुत आराम से हो जाएगा। मैं बेसिक करके पढ़ा दूंगा, मैं और बेसिक पढ़ा दूंगा, मैं ये भी पढ़ा दूंगा कि भाई 100 का 40% 40 होता है, मैं ये भी बता दूंगा कैसे होता है, लेकिन डरना नहीं है आपको, हो जाएगा। ये सबसे पहले खुद को विश्वास दिलाओ यार थोड़ा सा। चलो आगे देखते हैं। यू आर गिवन 2 आइडेंटिकल सीक्वेंसेज, 2 आइडेंटिकल सीक्वेंसेज आपको दी गई हैं, ठीक है, इन 2 रोज। वॉट इज द एंट्री इन द प्लेस ऑफ सी, यहाँ पे कोई एंट्री आनी है फॉर द सीक्वेंस 2। ध्यान से है ना, हमेशा ध्यान से पूछ रहा है इस जगह पे क्या एंट्री आएगी। ओके तो पहले ऊपर वाली की समझ लो क्या है, तो 8 का आधा किया तो 4 आ गया, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 1.5 से, तो 4 तो इस पे लिख लो 0.5 से मल्टीप्लाई किया है, फिर यहाँ 1.5 से मल्टीप्लाई किया है, फिर 6 को कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 15 आ रहा है 2.5 से, तो उसको 2.5 से मल्टीप्लाई किया है। 15 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 52.5 आएगा, तो आई गेस मेरे को पता नहीं है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 3.5 से करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। 15 पंजे 75, 5 15 45 7 52, हाँ करेक्ट, तो 3.5, और ये लास्ट वाला पक्का 4.5 होगा, ठीक है। तो आपको 5 को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, 0.5 से, तो एक ही जगह क्या आ जाएगा 2.5, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 1.5 से, तो b की जगह क्या आ जाएगा 2.5 इंटू 1.5, फिर इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है 2.5 से, तो c आ जाएगा। तो आपको इसको बस सॉल्व करना है 2.5 इंटू 1.5 इंटू 2.5 और आपका आंसर आ जाएगा। कर लो इसको सॉल्व, 2.5 इंटू 2.5 कितना होता है 6.25, इंटू करना है 1.5, 15 पंजे 75, 5 7 15 दूनी 30 7 37, 3 15 6 30 और 3 93, 3 के बाद पॉइंट लगा लो, 9.375 आंसर आ गया। ये रहा आपका आंसर, बताइए डन हो गया। लगी ज़्यादा देर नहीं लगी ना? अगर कामली देखोगे सोचोगे तो ये देखने में कितनी देर लगेगी मुझे बताओ। आपको तो इसमें कुछ एरर भी नहीं ढूंढना, ये देखने में आपको कितनी देर लगेगी कि 8 का आधा 4 होता है और 4 का 1.5 गुना 6 होता है, 6 का 2.5 गुना 15.5 होता है, कितनी देर लगेगी ये देखने में, कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। चलें आगे। ओके, एक इंसान है, A person X from a place A and another person Y from place B set out to at the same time to walk towards each other। अब देखने में कितना लंबा लग रहा है, कितना टफ लग रहा है, लेकिन देखना क्या बताता हूँ मैं जीएस में भी, द हार्डर दे लुक द ईजियर दे फॉल। चलो देखो, द प्लेसेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। एक्स जो है वो 1.5 किलोमीटर की यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रहा है, वाई पहले घंटे में 1 किलोमीटर की स्पीड से चला, फिर 1 घंटा 1.25 किलोमीटर की स्पीड से चला, फिर 1 घंटा 1.5 किलोमीटर, और ऐसे बढ़ाता गया 1 सवा 1.5 1.75 2 2.25 ऐसे करके उसकी स्पीड जानी है। पहले बोल रहा है दे टेक 5 आवर्स टू मीट, दूसरा कुछ बोल रहा है, तो बताओ क्या करेक्ट है, ठीक है। देखो देखने में कितना भी टफ लगे, बहुत सिंपल है। ओके, यहाँ है एक्स और वाई है ना, हाँ ठीक है, यहाँ है एक्स, यहाँ है वाई, ठीक है। वाई इस तरफ जा रहा है, एक्स इस तरफ जा रहा है, ठीक है। पहले घंटे में एक्स कितना चलेगा, या फिर देखो क्या बोल रहा है, दे टेक 5 आवर्स टू मीट, 5 आवर्स में एक्स कितना चलेगा, 1.5 की स्पीड से चल रहा है एक्स, तो 5 इंटू 1.5 इज 7.5, तो 5 घंटे में एक्स जो है वो कहीं 7.5 किलोमीटर चल चुका होगा। अब वाई के 5 घंटे निकाल लो, वाई का पहला घंटा 1 की स्पीड, अगला घंटा 1.25, अगला घंटा 1.5, अगला घंटा 1.75 और अगला घंटा 2। इनको ऐड करो, बस ऐड करने में गलती मत कर देना, ठीक है। ऐड करो, 2 और 1 3, 1.25 एंड 1.75 3, 3 और 3 6, 6 और 1.5 7.5, तो यानी कि वाई कितना चला 7.5, एक्स भी कितना चला था 7.5, तो ये मिल गए आपस में, बिल्कुल सही है, 5 घंटे में मिल गए। दूसरा बोल रहा है दे मीट मिड वे बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच के डिस्टेंस दे रखी है इसने 15, मिले वो 7.5 पे, तो हाँ बिल्कुल ये मिड वे है, तो सेकंड भी करेक्ट हो गया, आंसर हो गया सी। दे रखा है ना, देखो 15 किलोमीटर की डिस्टेंस है दोनों के बीच में। क्लियर है?
कोई डाउट नहीं है? कोई बताइए इसमें क्या इतना टफ था जो हम परेशान हो जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे हमसे? बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है और उससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। इसमें कोई बड़ी कैलकुलेशंस नहीं है। आपको नहीं आता क्या 1 और 1.25 को जोड़ना, फिर इसमें 1.5 जोड़ना, इतनी दिक्कत होगी आपको ये करने में? बताइए मुझे। तो कॉन्फिडेंस रखिए, बस अ बिट ऑफ अ कॉन्फिडेंस एंड यू आर डन। ठीक है, देखिए अगला। एक स्टूडेंट है, 6 पेपर में अपियर किया है, मैक्सिमम मार्क्स सब पेपर्स के सेम है, उसके जो पेपर्स में अलग अलग मार्क्स हैं वो इस रेशो में है। तो रेशो के क्वेश्चन मुझे पसंद है, मैं कर लेता हूँ, मैं इसको इजी मार्क कर देता हूँ। ओवरऑल इसने 60% स्कोर किया। इन हाउ मैनी नंबर ऑफ पेपर्स डिड ही स्कोर लेस देन 60%? तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था, मान लो हर पेपर का जो मैक्सिमम स्कोर है वो 100 है। ठीक है, तो 6 पेपर्स का मैक्सिमम स्कोर कितना हो गया? 600। 600 में से उससे कितना स्कोर किया है? ओवरऑल 60%। ठीक है, तो 60% ऑफ 600 निकालना है। कैसे निकलता है? ऐसे, 2 0 ख़त्म, 360। ठीक है, तो उसने टोटल कितना स्कोर किया है? 360 स्कोर किया है। ओके, नाउ नाउ व्हाट इज इट आस्किंग? और क्या बोल रहा है उसने कि इस इन रेशियोज में नंबर स्कोर किए हैं, इन हाउ मैनी इज लेस देन 60%। ठीक है, तो जब भी ऐसा रेशो का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? ये सारे रेशो उठा के जोड़ लेने हैं। भाई रेशो क्या होता है? देखो एक बहुत सिंपल सी चीज़ समझो। अगर मैं आपको बोलूँ 5/6, इसका रेशो कितना है? 5/6। अगर मैं बोलूँ 50/60, इसका रेशो कितना है? आप 0 से 0 काट दोगे और बोलोगे 5/6। अगर मैं आपको बोलूँ 500/600, आप दोनों 0 काट दोगे, बोलोगे 5/6। तो क्या हो रहा है? यहाँ मैंने 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ मैंने 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो जब हम किसी फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशो नहीं बदलता है। तो इसका मतलब अगर मैं 5 और 6 को ऊपर और नीचे एक x से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रेशो चेंज नहीं होगा, रेशो सेम ही रहेगा। बात समझ में आ गई कि हम क्यों बार बार ऐसे x को यूज़ करते हैं? x को हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम ये डिटरमाइन कर सकें कि 5/6 है ये एक्चुअली में 5/6 या 5/6 ही था, या फिर ये 45/54 था। क्योंकि इस केस में क्या हुआ है, 5 को और 6 को मैंने ऊपर और नीचे 9 से मल्टीप्लाई किया है। तो जब मुझे 9 का नहीं पता होता मैं इसको x मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये 5x/6x कर देता हूँ। तो अभी मैं क्या करूँगा, इन सब में what I do, इन सब में एक x को ऐड कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? 5x प्लस 6x प्लस 7x प्लस 8x प्लस 9x प्लस 10x। इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि उसने टोटल स्कोर कितना किया है। एंड सिंस आई नो द टोटल स्कोर, मैं इस पूरे एडिशन को इसके इक्वल रख दूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। आई बात समझ? ये उसका टोटल स्कोर हो गया ना। अब ये उसका टोटल स्कोर का रेशो है, हर एक में x की मल्टीप्लाई करी, एक ही सेम फैक्टर है x का, तो मुझे टोटल स्कोर मिल जाएगा। कितना है? 5 और 6 11 और 7 18 और 8 26 और 9 35 और 10 45, 45x मिल गया। नाउ 45x इज इक्वल टू 360। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू इज 360 डिवाइड बाई 45। 9 5 ज़ा 45, 9 इंटू 40, 5 8 ज़ा 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। आगे बात समझ? अब x की वैल्यू 8 देखते मार मत देना आंसर, x नहीं पूछा था इसमें। ये एक बहुत मेजर पिटफॉल है जो ऋषभ करके आता है, गलती मुझे बता रहा था वो। तो ये नहीं करना है। x की वैल्यू 8 आ गई है। अब इनके मार्क्स को कन्वर्ट कर दो। ठीक है, 100 में से ये पूछ रहा है कि किस में 60 से कम नंबर आए हैं। ठीक है, तो 5 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 40। 6 को करोगे 8 से मल्टीप्लाई 48। 7 को करोगे 56। 8 को करोगे 64। 9 को करोगे 72। 10 को करोगे 80। ठीक है, तो इसका मतलब ये तीनों तो 60 से ज़्यादा हैं, ये तीनों 60 से कम हैं। आंसर हो गया 3। आगे बात समझ? ठीक है, समराइज कर दूं, ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे करना है। सबसे पहले 100 ले लो, मैक्सिमम स्कोर 6 सब्जेक्ट हैं, टोटल 600 हो गया, 60% निकाला 360 हो गया। जो रेशोज़ हैं उनको सबको ऐड कर लो। जब उन सबको ऐड कर लोगे तो 45x इसका टोटल स्कोर बन रहा है, विच इज़ ऑलरेडी इक्वल टू 360। इससे x की वैल्यू आ गई 8। अब इससे आप जब इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे आपको ओरिजिनल स्कोर्स मिल जाएंगे, विच विल बी 40 48 56 एक्सेट्रा। तो आप देखोगे कि 3 ऐसे स्कोर्स हैं जिनमें 60 से कम नंबर आए हैं, और यही आपका आंसर हो जाएगा 3। ओके सर, नहीं है ज़्यादा कुछ। अगर आप अपने आप को काम रख के क्वेश्चन पढ़ोगे, ऑलरेडी मैं आपको क्वेश्चंस करा दूंगा, तो बताओ कहाँ से जाके टफ लगेगा आपको एग्जामिनेशन हॉल में? नहीं लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। इन अ ग्रुप, कितने
किए हैं हमने, एक पेज गायब हुआ, 2 पेज और 3 पेज। ओ कम ही कर रहे हैं अभी, चलो ठीक है आगे कर लेते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं, एटलीस्ट ये पेज कर लेते हैं। ओके, इन अ ग्रुप ऑफ 120 पर्सन्स 80 आर इंडियंस एंड रेस्ट आर फॉरेनर्स। तो क्या समझ में आया, 120 में से 80 इंडियंस हैं और 40 फॉरेनर्स हैं, ठीक है जी। 70% इन द ग्रुप कैन स्पीक इंग्लिश, टोटल 70 लोग जो हैं वो इंग्लिश बोल सकते हैं। द नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश इज, इंडियंस कितनी इंग्लिश बोल सकते हैं, ऐसा देखो अब बस 2 बातें 2 लाइन बोलूंगा क्लियर हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि ये 70 के 70 इंडियंस इंग्लिश बोलते हो, तो मैक्सिमम निकालोगे तो कितना हो जाएगा 70, और मिनिमम कैसे निकलेगा कि अगर ये 40 के 40 फॉरेनर इंग्लिश बोलते हैं, तो अब बाकी इंग्लिश बोलने वाले कितने बचे 30, तो ये 30 कौन होंगे, इंडियन होंगे, तो मिनिमम क्या है 30। तो 30 से 70 के बीच में कोई भी नंबर आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि कौन सा कितने फॉरेनर बोलते हैं। आगे बात समझ, अब आंसर देख लो, 20, 30, 30 और लेस, 30 और मोर, 30 और मोर। हुई बात क्लियर। अब इसमें लोग क्या करके आएंगे, 30 मार्क कराएंगे, सिर्फ ये देखेंगे कि हाँ 40 फॉरेनर्स बोलते होंगे तो 30 इंडियंस बोलते होंगे, तो चलो 30 मार्क कराओ। नहीं, ऐसे भी तो हो सकता है कि एक भी फॉरेनर इंग्लिश ना बोलता हो, ये 70 के 70 जो है ये इंडियन ही हो इंग्लिश बोलने वाले, फॉरेनर जो है वो चाइना वाले हो, वो चाइनीज ही बोलते हो। आई बात समझ, क्लियर हुआ, चलें आगे। चलो, तो ये बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बस आपको ध्यान रखनी है। ये पेपर टफ नहीं होता, ये पेपर आप इग्नोरेंस में गलती करके आते हो, क्योंकि आप बस ये जो छोटी छोटी चीज़ें कहीं पे ठीक करने वाली है उनको आप बाई चांस ठीक नहीं कर रहे हो। चलें, कंसिडर ऑल 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट ऑब्टेन्ड यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट विच आर मल्टीपल ऑफ 3। फिर उनका सम निकालना है और बताना है कि वो डिविजिबल है क्या। ओके, इजी है, हल्का सा ध्यान से कर लो, इजी है बहुत। मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन कौन से होते हैं, 3, 6, 9। इनको बिना रिपीट किए 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है। सबसे पहले 3 से बना लो, 3 रिपीट दोबारा 3 कर नहीं सकते, तो 3, 6, 9 एंड 3, 9, 6। ऐसे 6, 3, 9 एंड 6, 9, 3। ऐसे ही 9, 3, 6 एंड 9, 6, 3, ठीक है। इनको अब ऐड कर लो, इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा 3, 9, 9, 6। अब ये पूछ रहा है कि क्या ये डिविजिबल है बाई 474 और क्या डिविजिबल है बाई 9। अब इसको डिवाइड कर लो, 9 से तो पता ही चल रहा है ऐड होके और जाता है, ठीक है, 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, 4, 4, 4 आएगा। ओके, अब पूछ रहा है क्या ये 74 से डिविजिबल है, 3, 9, 9, 6 इज इट डिविजिबल बाय 74। तो या तो पूरे को एक साथ ही कर लो या एक एक करके कर लो, ठीक है। तो एक एक करके करोगे तो पहले 2 से काट सकते हो दोनों को, ताकि थोड़ा आसान हो जाए, 37 का करना पड़े। फिर अगर पूरा करना चाहते हो पूरा कर लो। पूरा करने का सिंपल तरीका बताऊं, ये देखो कि 4 के टेबल में पीछे 6 कहाँ आता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16, ठीक है, 4 पंजे 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 25, 4 9 36, 9। तो या तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो पहले, एक तो 4 हो गया, तो यानी कि या तो ऐसे हो रहा है या 9 से होएगा ये, या तो इस तरीके से निकाल लो इसको, या इस तरीके से नहीं निकाल रहे हो तो फिर बहुत सिंपल सा तरीका है कि इसको डिवाइड ही कर लो एंड यू विल ईजिली गेट योर आंसर, ठीक है। तो कैसे डिवाइड करते हैं, सिंपल तरीके से देखो, 74 को इससे डिवाइड किया, ठीक है। अब 74 की टेबल में 399 कहाँ तक आएगा ये आपको बस एक बार निकालना है। ओके, तो 74 को सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 चौक 20, क्योंकि देखो 7 पंजे 35 इसके आसपास जा रहा है ना, 5 चौक 20 हासिल लगे 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, 370, ठीक है। अगर 6, अब इसमें सिर्फ कितने का डिफरेंस है 29 का, तो हाँ ये 5 आ गया, और 29 तो कितना बन गया 296। और मैंने क्या बताया था 4 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 74 इंटू 4 296, आंसर आ गया 54। मतलब येस इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 74। आंसर क्या हो गया, बोथ 1 एंड 2। तो इसमें बस थोड़ा सा इसी चीज़ का गेम है कि आपको ये डिवाइड करके देखना पड़ेगा 74 से ढंग से। अगर आप काम मेंटेन करके पेशेंस से डिवाइड कर जाओगे हो जाएगा, है ही नहीं टफ। There are 2 classes A and B having 25 and 30 students respectively. In class A,
बहुत सिंपल क्वेश्चन है देखो, लेकिन बस क्या करते हैं हम, ध्यान से पढ़ते नहीं है। ध्यान से पढ़ना है यार क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत सिंपल है। एक क्लास है ए, क्लास है बी। एक में 25 बच्चे हैं ए में, बी में 30 बच्चे हैं। क्लास ए का जो हाईएस्ट स्कोर है वो 21 है, लोवेस्ट 17 है। बी का हाईएस्ट 30 है और लोवेस्ट 22 है। अब बोल रहा है कि मैं अगर 4 बच्चों को ए से बी में भेज दूं तो क्या होगा। एवरेज स्कोर क्लास बी का डेफिनेटली गिरेगा, एवरेज स्कोर क्लास ए का डेफिनेटली इंक्रीज होगा। लेट्स लुक एट द थिंग। ठीक है, सबसे पहले ये आपकी है ए। ठीक है, ए में क्या वो है स्कोर का रेंज, इट इज़ 17 टू 21। टोटल बच्चे 25। बी का रेंज क्या है, 22 टू 30। टोटल बच्चे 30। यही है ना केस। अब ये बोल रहा है कि अगर मैं ए से 4 बच्चे बी में भेजूं तो बी का जो एवरेज स्कोर है वो डेफिनेटली गिरेगा। अब देखो इस केस में आप सबसे क्या मान के चलोगे कि मान लो मैं ए के, अब आपको एक्सेप्शन निकालना है ना कि यार ये कंडीशन कहाँ फुलफिल नहीं होगी, तो आप ए के सबसे ब्रिलियंट बच्चे भेज के देख लो। ए के सबसे ब्रिलियंट बच्चे कौन है, मान लो ए के सबसे ब्रिलियंट वो 4 बच्चे हैं जिनके चारों के 21 नंबर आए हैं, तो अब आप उनको बी में भेज लो। ठीक है, लेकिन बी में तो मिनिमम ही 21-22 थे, तो इन चारों के तो बी के मिनिमम से भी कम नंबर हैं। तो अब तो जो एवरेज होगा वो नीचे आएगा ना। एवरेज कब बढ़ता, जब जो इसका एवरेज स्कोर था जो कि कहीं ना कहीं 20 और 30 के बीच में आया होगा, ये जो है वो उससे ऊपर होता, 21 उससे ऊपर होता, लेकिन नहीं 21 तो इसके लोवेस्ट से भी कम है, तो बी का एवरेज तो डेफिनेटली कम होएगा जब आप 4 बच्चों को भेज दोगे। बात समझ में आई है। ये ऐसे बोलना है, इसको अपने दिमाग में एक बार इमेजिन करो। 2 सेक्शंस हैं, ठीक है। अब इस सेक्शन का, सेक्शन बी का जो डम्बेस्ट बच्चा है, डम्बेस्ट एकदम बेवकूफ, वो भी ए के सबसे होशियार बच्चे से होशियार है। तो जब आप ए के सबसे होशियार बच्चों को भी इधर भेज दोगे तो वो इधर आके तो उसके डम्बेस्ट से भी डम्बेस्ट है ना। अब वो तो मतलब ओवरऑल क्लास की परफॉर्मेंस कम ही कर रहा है। समझ में आ गई बात, यही पूछ रहा था ये। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड बोल रहा है एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज, कि क्लास ए का जो एवरेज स्कोर है वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा। नहीं, अगर मैं क्लास ए के सबसे हाईएस्ट परफॉर्मिंग बच्चों को भेज दूंगा सेक्शन बी में तो इसका जो एवरेज है वो गिर जाएगा ना। हाँ, अगर मैं सबसे डम्ब वालों को भेजता तो इंक्रीज हो जाता, लेकिन इसने क्या बोला है, सर्टेनली, है ना, डेफिनेटली, डेफिनेटली, तो डेफिनेटली नहीं। अगर मैं सबसे होशियार बच्चे भेज दूंगा ए के, किसी क्लास के सबसे होशियार बच्चों को बाहर भेज दोगे तो उस क्लास के ओवरऑल एवरेज कम हो जाएगा। समझ में आ गई बात, यही पूछ रहा था क्वेश्चन में। तो पहले वाला करेक्ट है, दूसरे वाला इनकरेक्ट है। आंसर आपका क्या हो गया, 1 ओनली। था सिंपल, आ गया समझ। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखने में बहुत बड़ा लगेगा लेकिन बहुत ही सिंपल है। सिंपल तरीके से बताऊंगा बिल्कुल, कि जब ऐसा आ जाए कि ये सफिशिएंट है कि वो सफिशिएंट है तो कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा, सुन लो एक बार। स्टेटमेंट 1 कह रहा है प्रिया इज 4 रैंक बिलो सीमा, ठीक है, एंड इज 31 फ्रॉम बॉटम। ये है मान लो बॉटम, ठीक है। इससे 1 2 3 4 5 6 से ऐसे करते करते यहाँ 31 आया। 31 वाली रैंक पे क्या बैठी है, प्रिया बैठी है, ठीक है। 31 वाली रैंक पे प्रिया बैठी है और ये 4 रैंक बिलो है सीमा के, तो इसके भी 4 रैंक ऊपर सीमा है, तो इसके 1 रैंक, इसकी 2, इसकी 3 और इसकी चौथी। तो ये 32, ये 33, ये 34 और ये 35। तो यहाँ नंबर क्या है आपका 35, और इस 35 पे कौन बैठा है, सीमा बैठी है। 31 पे कौन बैठी है, नीचे से 31 पे कौन बैठी है, प्रिया, और नीचे से 35 पे कौन बैठी है, सीमा। आगे बात समझ। अब जैसे आप स्टेटमेंट 1 देखो, उसके बाद स्टेटमेंट 2 मत देखो ऐसे क्वेश्चन में। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, व्हाट इज सीमा की रैंक फ्रॉम टॉप इन द क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। अगर ये 40 स्टूडेंट की क्लास है तो सीमा की रैंक क्या है। तो देखो अब ये 35 है, इसके ऊपर एक 36, 37, 38, 39, 40। ये 1 रैंक थी नीचे से, ये नीचे से 40 रैंक हो गई, 40 के 40 बच्चे खड़े हो गए। अब क्या आप ऊपर से सीमा की रैंक काउंट कर सकते हो, हाँ, 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर से सीमा क्या है, 6 नंबर पे है। तो स्टेटमेंट 1 के बूते पे आपने क्वेश्चन का आंसर कर दिया, ठीक है। तो मतलब स्टेटमेंट 1 से तो हो रहा है। तो जहां ये लिखा है
देखो जैसे ये लिखा है, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन, ये तो गलत हो गया क्योंकि हम स्टेटमेंट वन अलोन से भी कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आप जाओ अपने सेकंड वाले स्टेटमेंट पे। अब सेकंड वाला स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है, एना जो है, एना इज टू रैंक अबव सीमा। ठीक है, दोबारा करना अभी, इसमें मत करने लग जाना। ठीक है, अब इसको दोबारा करो, एना इज टू रैंक अबव सीमा, ये भूल जाओ कि ये कुछ लिखा था, ये प्रिया व्रिया कुछ नहीं है। अभी दोबारा सोचो इसको, एना इज टू रैंक अबव सीमा एंड इज 37 फ्रॉम बॉटम। ठीक है, 37। अब दोबारा बनाओ इसको, ये वन वाली रैंक है, इसके ऊपर 2 3 4 5 6 7 ऐसे 37 रैंक पे कौन बैठी है, एना, टू रैंक अबव सीमा एंड इज 37 फ्रॉम बॉटम। तो यहाँ 37 पे कौन बैठी है, एना बैठी है। और क्या कह रहा है कि शी इज टू रैंक अबव सीमा, टू रैंक अबव सीमा यानी कि 1 2। ठीक है, तो यहाँ कौन बैठी है, सीमा बैठी है। तो ये कौन सी है, ये है 35 पे सीमा बैठी है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज सीमा की रैंक फ्रॉम द टॉप इन क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स। तो 38 39 40। अब कैलकुलेट कर दो सीमा की रैंक, 1 2 3 4 5 6। यस, तो मतलब स्टेटमेंट टू के बेसिस पे भी हम क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट टू भी अपने आप में सफिशिएंट है, स्टेटमेंट वन भी अपने आप में सफिशिएंट है। करेक्ट, तो ईदर स्टेटमेंट वन अलोन और स्टेटमेंट टू अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। देखा, हो गया ना। देखने में कितना टफ लग रहा है और बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होकर गलती करते हैं, इसलिए अटेम्प्ट भी नहीं करके आते हैं इसको। लेकिन अगर आप क्या करोगे, पहले एक स्टेटमेंट उठाओ, उससे देखो कि क्वेश्चन आंसर हो रहा है क्या। अगर हो रहा है उससे, तो एक बात पक्की हो गई कि एक स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट है। फिर दूसरी स्टेटमेंट उठाओ, देखो कि उससे हो रहा है क्या। अगर उससे हो रहा है तो इसका मतलब दोनों जो है वो इंडिविजुअली सफिशिएंट है। अगर केसेस देख लो क्या क्या बनेंगे, देखो समझो, ये चीज़ समझ लो, आज कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में। ये स्टेटमेंट वन है, ये स्टेटमेंट टू है, ये क्वेश्चन है। क्या पहला केस क्या बन सकता है, स्टेटमेंट वन अलोन सफिशिएंट, ठीक है, टू सोल्व क्वेश्चन, एंड स्टेटमेंट टू ऑल्सो अलोन सफिशिएंट टू सोल्व क्वेश्चन। दूसरा, स्टेटमेंट वन इज नॉट अलोन सफिशिएंट, वी ऑल्सो नीड स्टेटमेंट टू, एंड स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो नॉट अलोन सफिशिएंट, वी नीड स्टेटमेंट वन। तो ऐसे केस में क्या है, स्टेटमेंट वन एंड टू टुगेदर विल सोल्व द क्वेश्चन। ठीक है, इसमें ये अलोन और इसमें भी ये अलोन, लेकिन इसमें ये टुगेदर। अगली कंडीशन क्या बनेगी, स्टेटमेंट वन अलोन सफिशिएंट है और स्टेटमेंट टू अलोन सफिशिएंट नहीं है। अगली क्या बनेगी, स्टेटमेंट वन अलोन सफिशिएंट नहीं है, स्टेटमेंट टू अलोन सफिशिएंट है। और लास्ट पांचवी कंडीशन क्या बनेगी, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू दोनों मिलके भी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। हो गया क्लियर, यही 5 कंडीशन बनती हैं। एक एक करके अप्लाई करके देख लो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि इसमें आपको टाइम लगता है तो जस्ट मार्क एम एंड कम टू इट लेटर। अगर लग रहा है कि टाइम लगता है, तो नहीं लगता है टाइम, दिख रहा है एक्यूरेसी से हो रहा है, तो करके आ जाना। ठीक है जी, चलो अगले पे आते हैं, 39 पे आते हैं। ओके, कह रहा है कंसिडर द टू स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, ईच ऑफ ए एंड डी इज हैवियर देन ईच ऑफ बी ई एंड एफ। यानी कि ए एंड डी जो है वो बी ई एफ इनसे हैवियर हैं। ठीक है, ए इज हैवियर देन बी ई एफ एंड डी इज हैवियर देन बी ई एफ, बट नन ऑफ देम इज द हैवीएस्ट। ठीक है, इनसे हैवी है ये, लेकिन इनमें से कोई भी हैवीएस्ट नहीं है, हैवीएस्ट नहीं है। नन ऑफ देम इज द हैवीएस्ट, ये बात भूलना मत अभी। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि जब भी ऐसा कुछ आए तो आपको क्या करना है, ए और डी तो हैवी हो गया, लेकिन इनमें से नन ऑफ देम इज द हैवीएस्ट। ओके, अब ये बोल रहा है हु इज द हैवीएस्ट अमोंग ए बी सी डी ई। समझ में आ रही है बात। तो ए, देखो समझो, ए डी इनसे हैवी हैं बी ई एफ से, तो बी ई एफ तो नहीं है हैवीएस्ट।
और ए और डी को इसने मना कर दिया कि ये हैवीएस्ट नहीं है, तो आपको समझ में आ गया। ये देखो, ए को मना कर दिया इसने, डी को मना कर दिया इसने, बी और ई तो वैसे ही नहीं है क्योंकि ए और इनसे हैवी हैं, तो क्या बचा, सी बचा ना बस। तो यानी कि स्टेटमेंट 1 और क्वेश्चन के बेसिस पे स्टेटमेंट को आप आंसर कर सकते हो, क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। तो स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ये कंडीशन ठीक हो सकती है। स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, ये ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट वाली कंडीशन चल रही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर रिक्वायर्ड, नहीं, हम खाली स्टेटमेंट 1 से कर सकते हैं। नीदर स्टेटमेंट 1 अलोन नोर स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, नहीं, ये भी गलत है, हम तो खाली स्टेटमेंट 1 से ही कर पा रहे हैं। तो देखा, इस केस में तो आपको सेकंड देखनी भी नहीं पड़ी। ओके, लेकिन एक बार फिर भी चलो देख लेते हैं। ए इज हैवियर देन डी बट इज लाइटर देन सी। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये ए है, ये डी है, ये दोनों बी ई एफ से, ये तो पहला स्टेटमेंट था। अभी देखो दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, सिर्फ इतना, यही देखो, अभी मैं गलती कर रहा था ना, ये गलती नहीं करनी है आपको। अब ये पहले स्टेटमेंट को भूल जाओ, सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट कंसिडर करो। ए इज हैवियर देन डी बट इज लाइटर देन सी। ठीक है, हु इज द हैवीएस्ट अमोंग ए बी सी डी ई। तो अब आपको ये पता है यहाँ से सेकंड वाले स्टेटमेंट से कि ए सबसे हैवी नहीं है, आपको ये पता है कि डी सबसे हैवी नहीं है, लेकिन आपको इनके बारे में तो पता ही नहीं, ना बी के बारे में, ना सी के बारे में, ना ई के बारे में। तो आप सेकंड स्टेटमेंट से नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन को आंसर। ऐसा हो सकता है कि बी जो है वो सी से भी हैवी हो, ई जो है वो बी से भी हैवी हो, या ना हो, हमें क्या पता। तो स्टेटमेंट 2 इज नॉट सफिशिएंट, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट। ठीक है, समझ में आ गया क्या पैटर्न फॉलो करना है। स्टेटमेंट 1 पकड़ो, देखो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्या, हो रहा है तो बहुत बढ़िया, फिर एक बार स्टेटमेंट 2 चेक करो, समझ में आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द इंग्लिश अल्फाबेट द फर्स्ट 4 letters आर रिटर्न इन अपोजिट ऑर्डर एंड द नेक्स्ट 4 letters आर रिटर्न इन अपोजिट ऑर्डर, सो ऑन, y एंड z आर इंटरचेंज्ड। ठीक है, वॉट विल बी द 4th letter टू द राइट ऑफ द 13th letter। ठीक है, लिख के देख लेते हैं फटाफट से। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, लास्ट में वाई और जेड को भी हम क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो वाई एंड जेड। ठीक है, अब बोल रहा है 4th letter टू द राइट ऑफ 13th letter, तो पहले 13 लेटर निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसके भी आगे, इसके राइट में भी चौथा लेटर, तो इसका राइट कहाँ है, ये है, 1 2 3 4, टी हो गया आंसर। आ गया समझिए, क्लियर, गलती तो नहीं करोगे ये वाली। अब इसमें बहुत लोग क्या गलती करते हैं वो सुन लो। तो बहुत लोग इसमें ये गलती करते हैं कि वंस दे रीच टू 13th letter वो राइट इधर काउंट करने लगते हैं, 1 2 3 4 ऐसा कुछ पे आ जाते हैं और इसको गलती कराते हैं। तो यहाँ तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, यूपीएससी का धन्यवाद, लेकिन पीपल कमिट दिस मिस्टेक, यू डो नॉट हैव टू कमिट दिस मिस्टेक। आंसर अपना टी आ गया, मारो और शांति बरतो, बस ऐश। ठीक है जी, तो इस लेक्चर को यहीं रोक देता हूँ। ये काइंड ऑफ आप डेमो मान लो या जो भी मान लो, ऐसा लेक्चर है। अगर आपको मेरे मैथ्स पढ़ाने का तरीका थोड़ा भी ठीक लगा है, आपको लगा है कि आपको कुछ इसमें समझ में आया है, आपको हेल्प करेगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, पीएम में नहीं, कमेंट में बताइएगा, ताकि मैं आगे ऐसे लेक्चर बनाने हैं कि नहीं बनाने हैं वो आपके कमेंट से डिसाइड करूँगा। अगर आपको समझ में आया है लेक्चर, प्लीज़ ड्रॉप अ कॉमेंट एंड आई विल then decide if I have to continue this series or not. Else I have a lot of others lecture to make. If you think this was helpful, I will definitely continue it. I will definitely make time for it. Okay, so for now I leave it up to your judgment, and I'll just giving you a reminder, 8 p.m 14th May Sunday. Do not miss it. Very 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 important. Okay, CSAT नहीं रुकेगा, ये लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं बोल रहा हूँ उतना कर लोगे तो CSAT नहीं रुकेगा। समझ में आ गई बात, CSAT की चिंता छोड़ दो, लीव इट। गॉट इट लेडीज एंड जेंटलमैन, चलें बंद करें। दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ, अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, वंदे मातरम।